सभी भाइयों को बहनों को मेरा तहे दिल से गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में हमने रेशो के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया था। आज हम प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। देन हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम टफ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मैं रेशो की बात की थी मैंने, तो रेशो क्या होता है? एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम रेशियो बोलते हैं। उसी तरह से प्रोपोर्शन को अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो उसे बोलते हैं समान अनुपात। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो केस लूँगा, एक केस 1 और एक केस 2। बेसिक ऐसे अच्छे से समझेंगे। इफ़ अगर A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, अगर ये दोनों रेशो जो हैं बराबर दिए गए हैं, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देन A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। ये जो चार डॉट लगाए हैं मैंने ये इंडिकेट कर रहे हैं प्रोपोर्शन को। मैंने प्रोपोर्शन के बारे में पहले ही बोला है कि प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वल रेशो। अगर ये दोनों रेशो बराबर होते हैं तब हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं? इन चार डॉट्स का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब उसी तरह से इस टर्म को हम फर्स्ट वेरिएबल को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। बट केस 2 में क्या चलेगा? अगर A रेशो B इज़ इक्वल टू B रेशो C, इसमें एक टर्म जो है आपकी कॉमन है, जो B है आपका वो कॉमन है। तो इसको अभी तो आप ये समझेंगे कि ये रेशो इस रेशो के बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C। समझ गए आप? तो हम अगर बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन और इसको हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक कॉमन टर्म्स हैं। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, नोट A रेशो B इज़ इक्वल टू B रेशो C। देन यहाँ से B को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? B स्क्वेयर। एंड यहाँ से इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? AC स्क्वेयर, AC। अगर हमें B चाहिए तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट में AC ले लेंगे, उससे हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। बट इसी से आपको अगर C पूछा है, अगर आपके पास दो प्रोपोर्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तब आप क्या करेंगे कि इस C को A की जगह पे भेजेंगे और सिंपल आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा, B स्क्वेयर अपॉन में A। अगर दो प्रोपोर्शन आपके पास दे रखे हैं और अगर तीसरा प्रोपोर्शन पूछा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब थोड़े सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम टफ क्वेश्चन करेंगे। बट एक ध्यान वाली बात ये है कि जैसे हमने ये निकाला था A रेशो B इज़ इक्वल टू B रेशो C, तो इसमें कॉमन क्या था? B स्क्वेयर। मतलब B क्या था आपका? कॉमन था। तो इस B को हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शन। जो टर्म रिपीटेड है, जो टर्म जो है कॉमन है, उसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होगा कि वो कॉमन टर्म होगी एक। अब क्वेश्चन है कि जैसे कि फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन। पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 8, 12 एंड 16। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो इजी है पर तो भी आपको करना तो पड़ेंगे ही। अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे आप सिंपल करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे।
अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपके पास तीन प्रोपोर्शन दे रखे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। बट आपसे पूछा क्या गया है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए आप। तो आप क्या लिखेंगे, जिस जिस तरह से मैंने आपको बोला कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसमें ए जो है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी जो है आपका सेकंड प्रोपोर्शन है, सी थर्ड प्रोपोर्शन है एंड डी जो है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो आपका ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, वो मिसिंग है, तो वहाँ पे आप क्या लिख दीजिए एक्स, एंड बी की जगह पे आएगा आपका 8, सी की जगह पे आएगा 12 एंड डी की जगह पे आएगा 16। तो अब हम किस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि ये रेशियो है और ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इक्वल रेशियो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन में 8, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियो, एंड 12 अपॉन में 16। अब यहाँ से आपको आई थिंक एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे ये डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आया, 12 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पे ये जा रहे हैं, आई थिंक देखेंगे आप तो 2 4 ज़ा 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 6 2 ज़ा 12। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, 6। सॉरी, हाँ यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 8 2 ज़ा 16 एंड 2 6 हाँ, x की वैल्यू आपके पास जो है 6 आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पे कि फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 5 20 एंड 8। हमें पूछा है सेकंड प्रोपोर्शन, हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन दे रखा है, तीसरा प्रोपोर्शन दे रखा है और चौथा प्रोपोर्शन दे रखा है। आपको निकालना है सेकंड प्रोपोर्शन, जिसे जैसे आपको पता है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। आपको पता है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है और ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। आपका जो प्रोपोर्शन मिसिंग है वो है आपका सेकंड प्रोपोर्शन, और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम मैथ में एक्स मान के चलते हैं। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन जो है आपका 5 है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है, एंड सी की वैल्यू 20 है और डी की वैल्यू आपके पास 8 है। तो आपको इसको 5 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू, और 20 अपॉन में 8, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। तो अगर मैं एक्स को यहाँ ले जाऊँ और 20 को इधर ले जाऊँ तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स 5 अपॉन में 20, और ये डिवाइड है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अब इसको काट सकते हैं हम कि 4 2 ज़ा 8 एंड 10 2 ज़ा अगेन 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। आई होप ये सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड आउट क्या करने को बताया, बोला गया आपको थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 20 एंड 8। ये आपके पास फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शन दे रखी है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है। सेम ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल जो है आपके पास 5 है, सेकंड 20 है, बीच में रेशियो है, यहाँ पे प्रोपोर्शन है, और सी हमें निकालना है तो इसको हम x मान के चलेंगे और d की जगह पे हम 8 लिखेंगे। अब इसको 5 अपॉन 20 लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब मैंने इज इक्वल टू बताया था, एंड x अपॉन में 8। तो अगेन आपके पास
वैल्यू कितनी आएगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड वही क्वेश्चन रिपीट करके दे दिया मैंने। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया कि फाइंड, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, find the mean proportion of 9 and 16। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो एक कॉमन टर्म होती है, और मीन जो होता है उसको हम, जो बी और सी वाली टर्म होती है उसी को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन 9, कॉमन टर्म हमारी क्या होगी, बी और सी वाली जिसे हमने एक्स मान लिया, और फोर्थ प्रोपोर्शन है आपकी 16। अब 9 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 16। एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर, और 19 को अगर मैंने 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 144। और आपको पता है कि अगर इस तरफ जो है स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हटाना है तो आपको दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में ये वैल्यू लिखना पड़ेगी, और 144 जो था किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 12 का स्क्वायर रूट है। तो आपका जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना आना है, 12। मतलब यहाँ पे x कितना होगा, 12, और यहाँ पे भी कितना होगा, 12। तभी तो ये a b और b c बना, ये जो है मीन प्रोपोर्शन है क्योंकि ये कॉमन टर्म्स होगी। आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, इसके बाद हम थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, हिंट भी दी थी कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 and 12। इसकी हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि अगर आपके पास ए और बी दे रखा है और आपसे सी पूछा है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या था फार्मूला, सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो हम वही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, बी हमने सी निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सी, और बी कितना है हमारे पास 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12, या 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई 6। ए है आपका 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24। तो ये हमने इजी क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। अब हम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि, चलो लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एक्स वाई एंड जेड is 15:3:8 if Z gets Rs rupees 3,960 more than Y, then what is the salary in rupees of X। सबसे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको क्वेश्चन समझ आना ज़रूरी है। बोल रहा है कि हमारे पास जो सैलरी का रेशियो दे रखा है एक्स वाई एंड जेड, मतलब ये हमारे पास 3 पर्सन हैं जिनके नाम एक्स वाई और जेड हैं। उन तीनों की सैलरी का रेशियो जो है हमारे पास दे रखा है 15:3:8। अगर जेड जो है उसको 3,960 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं वाई से, तब एक्स की सैलरी कितनी होगी रुपीज़ में।
तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो आपका 50% काम हो चुका है। तो पहले तो हम जो पर्सन है उनको लिख लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। अब बोला कि एक्स का जो रेशो है वो है 15, वाई का 3 एंड जेड का 8। हमें बोला गया कि जेड जो है उसको मिलते हैं, जेड को मिले हैं 3960 रुपीज़ ज़्यादा, किससे, वाई से। तो मतलब पहले तो हम गैप देखेंगे इसमें कि 3 और 8 में कितना गैप है, तो +5 का, और उसको कितने ज़्यादा मिलते हैं 3960। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू को निकाल देंगे। वो कैसे कि हम 3960 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 7 ज़ा 35 एंड कैरी गया, तो ये आया आपका आंसर 792। जो एक यूनिट होगी हमारी उसकी वैल्यू कितनी होगी 792। और आपसे पूछा गया कि एक्स की सैलरी कितनी होगी। तो एक्स की जो सैलरी का रेशो है वो है 15। एक्स की सैलरी का रेशो कितना दिया है 15। तो अगर मैं इस एक यूनिट को मतलब 792 को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11880। इतनी जो है हमारे पास एक्स की सैलरी है, उस एक्स पर्सन की सैलरी है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर है उनका रेशियो दे रखा है आपके पास इज़ 3:6:8। इफ़, अगर देयर प्रोडक्ट इज़ 9216, then what is the sum of the three। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, उनका रेशो जो है 3:6:8। अगर उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आता है आपके पास 9216। अब पूछा गया कि क्या होगा इन तीनों का सम। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जो 3 नंबर हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है उसका रेशियो आपके पास 3 दे रखा है, सेकंड का 6 एंड थर्ड का 8। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि जब आपसे प्रोडक्ट दिया गया है तब आप प्रोडक्ट करने के लिए, निकालने के लिए पहले तो आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट साथ में आपको एक्स भी लेना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको 3 नंबर का रेशियो दे रखा है और उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना दे रखा है आपके पास 9216। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इन रेशियो के बीच में मल्टीप्लाई लगाना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना और इनको एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, या तो हम यहाँ से ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड होंगे। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x³ एंड 9216 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, 6 एंड 8। तो 8 से ये कट जाता है, 8 1 ज़ा 8, कितना आया 12, 8 1 ज़ा 8, आपका कितना 12 में से 8 4, 41, 5 ज़ा कितना हुआ 40 एंड 2 ज़ा ये गया 8 से। अब ये 6 से जा सकता है, 6 1 ज़ा 6, 5 बचा
तो आपका 6 9 ज़ा 54, एक कैरी चला गया तो 6 2 ज़ा 12 एंड 9 2 11 और 12 ये भी 3 से चला जाएगा। 3 6 ज़ा 18 एंड 3 4 ज़ा 12। तो आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई 64। बट हमें क्या निकालना है एक्स। तो आई होप आप सभी को क्यूब निकालना आते हैं। 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया आपका 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बोला गया था कि क्वेश्चन में कि इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो कितना बनेगा वो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के सम को इन तीनों के रेशियो को सम करेंगे। यानी कि अब हम प्लस करेंगे यहाँ पे। पहले ये दे रखा था आपका, अब आप क्या करेंगे 4 एक्स की वैल्यू आपके पास 4 आ रखी है। ए फर्स्ट जो रेशियो दे रखा था उसमें हमने एक्स की वैल्यू को पुट किया, देन 6 में मल्टीप्लाई किया 4 का क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, एंड 8 में हमने 4 को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी। तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 6 4 ज़ा 24 एंड 32 और ये हमारे पास आंसर आया 68। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द थ्री। तो तीनों का जो सम है हमारे पास वो कितना आया 68। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता चलेगा। जो रेशियो वाला जो जिन्होंने वीडियो नहीं दे रखी है वो प्लीज़ मेरे चैनल में जाएं, और अभी मैंने पहली वीडियो डाली है मैथमेटिक्स की जो प्रीवियस थी रेशियो वाली बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है आपके पास प्रोपोर्शन आई है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ डक्स बतख एंड frogs in a pond is 37:39 respectively. The average number of ducks and frogs in the pond is 152. What is the number of frogs in the pond? पहले क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे कि जो रेशियो दे रखा है हमारे पास डक्स बतख और मेंढक का, कि एक पाउंड है आपके पास एक पाउंड है, उसके अंदर जो रेशियो दे रखा है डक्स और फ्रॉग का वो हमारे पास दे रखा है 37 और 39। अब बोला गया जो उनका एवरेज नंबर है डक्स और फ्रॉग्स का वो है 152। तो पूछा गया कि उस पाउंड में कितने फ्रॉग्स हैं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले तो हम रेशियो में लिख लेंगे कि डक्स और फ्रॉग का रेशियो जो हमारे पास दे रखा है 37:39, ये 3 है आपका 37:39। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो हमारे पास आता है 76। इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास कितना आया 76। और अगर मैं 76 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पहले तो हम दोनों ने क्या किया, हमने एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज
जितनी संख्या दे रखी है उनको प्लस करेंगे और जितनी संख्या दे रखी है उससे डिवाइड करेंगे। और हमें बोला क्या गया था कि द एवरेज नंबर ऑफ डक्स एंड फ्रॉग इन द पाउंड इज़, एवरेज कितना दे रखा है 152। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 38 इज़ इक्वल टू 152। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे 152 डिवाइड बाई 38। तो 38 फोर ज़ा 152, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब हमसे क्या पूछा गया था कि उस तालाब उस पॉन्ड में कितने फ्रॉग्स हैं। तो फ्रॉग्स के लिए हमारे पास क्या दे रखा था, यहाँ पे रेशो दे रखा था 39। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक यूनिट से एक यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4। तो उतने फ्रॉग्स होंगे उस पॉन्ड में। अगर आपसे पूछा होता कि कितने डक्स हैं तो आप क्या करते, इस 37 को एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जैसे कल हम और क्वेश्चन को करेंगे। तो थैंक यू, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो कृपया करके कमेंट में भी बताएं, क्योंकि ये अभी मेरा स्टार्टिंग है यूट्यूब पे। तो मैं जैसे जैसे वीडियो डालता रहूँगा वैसे वैसे खुद को इम्प्रूव करता रहूँगा। सो थैंक यू।